हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आइए पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड भी टॉपिक कवर कर लिया है। आइए उससे आगे देखते हैं। उससे आगे आपका जो टॉपिक मिलता है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस। सबसे पहले आपको समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने पढ़ी थी वो यूनिफॉर्म भी होती है और नॉन यूनिफॉर्म भी होती है। इसका मतलब क्या हो गया, इसको थोड़ा आप ध्यान से समझेंगे। अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बातें कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है कि जो भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे उनके बीच में जो स्पेस होगा वो स्पेस को हम क्या करते हैं, सेम रखते हैं। तो इस तरह की जो फील्ड लाइंस होंगी ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो ये रिप्रेजेंटेशन किसका हो जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो उनको हम कुछ इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो बन गया, ये क्या बन गया आपका, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, इनके बीच में यहाँ स्पेस कम है, यहाँ स्पेस कम है, उसके बाद स्पेस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जहाँ फील्ड लाइंस या जहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसर हैं या जहाँ पास इनके बीच का स्पेस कम है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे इनके बीच का स्पेस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ऐसे अगर आपको इनके बीच का स्पेस सेम दिख जाए तो इनको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखिए, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम रखते हैं तो क्या होगा, तो उस चीज़ को देखिए। ये आपकी क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखना है। मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को इसमें क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल था, हमने पिछले लेक्चर में इसको पढ़ लिया था बहुत अच्छे से। ये माइनस क्यों प्लस क्यों, और इनके बीच की जो डिस्टेंस थी 2l थी, तो मैं इसको l और l में डिवाइड किए दे रहा हूँ। टोटल डिस्टेंस इनकी क्या हो जाएगी, 2l हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़, कॉन्सेप्ट ये है कि इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में जैसे ही हमने डाइपोल को रखा तो इस डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा। मतलब क्योंकि इसके पास क्या है, एक चार्ज माइनस क्यों है, दूसरा चार्ज क्या है, प्लस क्यों है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन पे क्या लगाएंगी, फोर्स लगाएंगी। तो हमने देखा कि आपके पास अगर ये डाइपोल है, इसको हम कह रहे हैं ये चार्ज माइनस क्यों है और ये चार्ज क्या है, प्लस क्यों है। अच्छा, इसमें जो होगा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में फोर्स की डायरेक्शन जस्ट क्या होगी, अपोजिट होगी। इस हिसाब से देखेंगे कि अगर इधर से एक फोर्स लग रहा है और इधर से फोर्स लग रहा है और फील्ड लाइंस एक्सटर्नल जो है यूनिफॉर्म है, मतलब फोर्स की वैल्यू भी आपकी क्या होगी, सेम होगी। और ये फोर्स को अगर आप थोड़ा दूर से देखें तो इस डाइपोल पे जो नेट फोर्स होगा, एफ नेट की जो वैल्यू होगी वो क्या मिल जाएगी आपको, 0। मतलब भैया क्या हुआ, मतलब यहाँ आपको ऐसे समझना है कि किसी डाइपोल को जैसे ही हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रखते हैं तो हमें देखने को ये मिलता है कि वहाँ जो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखने को मिला कि ये डाइपोल रोटेट कर रहा है। मतलब यहाँ आप लोग लिखेंगे when we place any electric dipole in uniform external field lines, then the net force on the dipole is 0. The net force on the dipole is 0.
मतलब जैसे ही आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड लाइंस में रखते हैं तो यहाँ नेट फोर्स आपको क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ आप एक चीज़ मेंशन करके रखेंगे कि यहाँ एफ नेट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अच्छा, लेकिन ये आपको देखने को मिला कि डाइपोल क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था। तो यहाँ आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, बट देयर विल बी अ टॉर्क, बट देयर विल बी अ टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, जब भी किसी फोर्स की वजह से कोई चीज़ रोटेट करने लगे, या जब भी फोर्स को आप रोटेशनल टर्म में पढ़ते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, टॉर्क कह देते हैं। या फिर इसको हम कहते हैं व्हेन फोर्स इज एक्टिंग अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसको किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन में रख दिया जाए। जैसे देखिए आपका ये क्या है, ये मेरे पास पेन है, इसको मैं एक तरफ फिक्स कर दूं और दूसरी तरफ से फोर्स लगा रहा हूं तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। और इस रोटेशनल, इस जो फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स को अब मैं क्या बोलूंगा, टॉर्क बोलूंगा। तो वही चीज है कि यहां पास जो ये आपका एफ नेट जीरो हो जा रहा है, लेकिन यहां एक क्या क्रिएट कर रहा है, ये टॉर्क क्रिएट कर रहा है। इस टॉर्क की वजह से ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो बेसिकली हम ऐसे कह देंगे, when we place an electric dipole in uniform electric field lines, then the net force on the dipole will be zero, but there will be a torque। ठीक है, अब इस टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, उस चीज को हमको क्या करना है, निकालना है। देखिए यहां अगर हम टॉर्क की बात करें, वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ। ये देखिए यहां क्या हुआ, आर जो है ये क्या है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the line of action of forces, between the line of action of forces। इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे एक फोर्स आपका इस माइनस क्यू चार्ज पे लग रहा है और दूसरा फोर्स लग रहा है प्लस क्यू चार्ज पे, तो इन दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है, यहां ध्यान से देखिए आप, एक फोर्स मान लीजिए यहां ऐसे लग रहा है, दूसरा फोर्स यहां क्या लग रहा है, ऐसे लग रहा है। तो ये फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, एक लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, दूसरा लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया। तो देखो इन दोनों के बीच की कौन सी डिस्टेंस को ये कह रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। ये आपकी कौन सी डिस्टेंस हो जाएगी, आर डिस्टेंस हो जाएगी। क्यों, इस लाइन पे एक फोर्स लग रहा है, दूसरा इस लाइन पे फोर्स लग रहा है, इन दोनों लाइन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, यही आपकी क्या कहलाएगी, आर कहलाएगी। अगर आप इस आर की वैल्यू निकालना चाहें तो देखिए, अगर हम मान लेते हैं फील्ड लाइन से डाइपोल का एंगल थीटा बन रहा है, तो अगर ये एंगल थीटा हो जाएगा तो आपका ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। ध्यान से देखिए, अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएंगे आपके, थीटा बन जाएंगे। तो अगर ये थीटा एंगल है तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। यहां से देखिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आर, और हाइपोटेनियस आपका क्या है, ये जो कि वैल्यू कितनी है, लेंथ ऑफ द डाइपोल है 2l। तो जैसे ही आप वैल्यू रखते हैं तो यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू निकल के आता है, परपेंडिकुलर आपका क्या बन जाएगा, आर, और हाइपोटेनियस क्या बनेगा, 2l। तो आर की वैल्यू आपको यहां से निकल के मिलती है 2l साइन थीटा। आर की जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या होगी, 2l साइन थीटा। देखिए इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखना है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी। मैंने डाइपोल को ऐसे प्लेस किया था, ये चार्ज क्या है आपका, माइनस क्यू चार्ज है, ये चार्ज क्या है, प्लस क्यू, और इनके बीच की ये डिस्टेंस क्या निकल के आई थी आपकी आर, जिसकी वैल्यू थी 2l साइन थीटा, और ये डिस्टेंस आपकी क्या थी, l प्लस l, और डाइपोल एंगल बना रहा था थीटा, इस हिसाब से यहाँ से भी एंगल क्या बन जाएगा, थीटा। तो ध्यान से देखिए, हमको टॉर्क की वैल्यू निकालनी है, तो टॉर्क का फॉर्मूला हमने लिख लिया था आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। देखिए टॉर्क की वैल्यू निकालनी है, आर की डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, 2l साइन थीटा, तो आर की वैल्यू हमने क्या लिख लिया, 2l
साइन थीटा इंटू फोर्स। अब देखिए यहाँ फोर्स की वैल्यू आपको नहीं पता है, लेकिन आपको ये तो पता है कि ये फोर्स लगा कौन रहा है। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ही क्या लगा रही हैं, इस पर फोर्स लगा रही हैं। अच्छा ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और फोर्स के बीच में अगर आप रिलेशन देखें, या हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को कहा ही था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसी भी एक यूनिट चार्ज या एक कूलम चार्ज पे लगाए गए फोर्स के क्या होगा, बराबर होगा। हम ऐसे कह सकते हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, we have studied that E is equal to, आपने क्या पढ़ा है, F बाई Q। E is equal to क्या होता है, F बाई Q। यहाँ से अगर आप F की वैल्यू उठाएंगे तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, E इंटू Q। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू Q। तो जैसे ही आप यहाँ F की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, E इंटू Q। ध्यान से देखिए, इसको हम इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं तो टॉर्क इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2Q को आप बाहर ले आएंगे इस तरफ तो 2QL इंटू ई, और क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा। जरा ध्यान से देखिए, 2QL क्या होता है, P इज इक्वल टू 2QL, जो कि क्या था आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपने क्या पढ़ा था, 2QL। अब इसको उठा के जैसे ही आप यहाँ पुट करते हैं तो टॉर्क की वैल्यू आपको क्या मिलती है, पीई साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू क्या मिलता है आपको, पीई साइन थीटा। तो ये आपकी क्या निकल के आती है, टॉर्क की वैल्यू निकल के आती है। टॉर्क इज इक्वल टू क्या निकल के आया, पीई साइन थीटा। क्योंकि टॉर्क आपका कैसा टर्म है, वेक्टर टर्म है, तो यहाँ मैं इसको और ऐसे भी लिख सकता हूँ कि टॉर्क इज इक्वल टू ये पीई साइन थीटा। आप ध्यान से देखो, क्लास 11th में आपने क्या पढ़ा होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा था, ए बी साइन थीटा। मतलब अगर किन्हीं भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ए बी साइन थीटा। वैसे यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, डाइपोल भी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं इस साइन थीटा को रिमूव करूंगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो आप चाहे ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, फॉर्मूले हो जाएंगे। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, पीई साइन थीटा, या टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो यहाँ से आपको ये देखने को मिला कि जब भी आप किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में रखेंगे तो पहली चीज़, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल क्या हो जाएगा, आपको 0 मिलेगा, लेकिन वहाँ पास एक टॉर्क मिलेगा और उस टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, पीई साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसी टॉर्क के फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। उनमें से देखिए एक न्यूमेरिकल आपके पास यहाँ है। यहाँ अगर मैं गिवन लिखने की कोशिश करता हूँ तो ध्यान से देखिए क्या दिया गया है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁵ कूलम। इन्होंने कहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल के डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो है वो 4 × 10⁻⁵ कूलम दी गई है। इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दी गई है 10⁻³ न्यूटन पर कूलम दी गई है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 30 डिग्री। डिटरमाइन द टॉर्क एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डाइपोल। आपसे किस चीज़ की बात कहा गया है, टॉर्क की बात पूछी गई है। सीधे से देखिए, आपको जैसे ही आप गिवन लिखेंगे आपको सारी चीज़ें आसानी से यहाँ दिख जाएंगी। भैया टॉर्क पूछ रहा है तो टॉर्क का फॉर्मूला आप जानते होंगे, वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। आपने पढ़ा था टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अगर यही चीज़ें वेक्टर के टर्म में रखी हुई होती तो हम क्या लगाते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। लेकिन ये चीज़ें क्या है, इसमें एंगल दे रखा है और ये मैग्नीट्यूड के टर्म में दिया है। तो पी की वैल्यू आप यहाँ ध्यान से देखिए कितनी दी गई है, 4 × 10⁻⁵ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है 10⁻³ इंटू थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30। वैल्यू पुट करेंगे आप तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 × ये बनेगा 10⁻⁸ इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। 2 से यहाँ कैंसिल होगा, ये बनेगा आपका 2। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 10⁻⁸ न्यूटन मीटर।
न्यूटन मीटर। टॉर्क किस में होता है आपका? न्यूटन मीटर में। चलिए देखिए, ये आपका न्यूमेरिकल था, आसान सा था। आगे देखिए, आगे आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आगे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप लोग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कहेंगे किसे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through the surface perpendicularly is called electric flux, ध्यान से देखिए, इसको समझना है। ये क्या है? ये कह रहा है, मान लीजिए आपके पास कोई एक सरफेस है। ये मान लेते भाई हमारे पास एक क्या है? सरफेस है। इससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, यही आपका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एक सरफेस से परपेंडिकुलरली निकल पा रही हैं, वो आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको हम डिनोट करेंगे डिनोटेड बाई फाई इसी से हम क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। और इसकी जो एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट इसकी होती है वेबर। इसको आप ध्यान से लिखिएगा, एसआई यूनिट क्या होगी? वेबर। अच्छा, ध्यान से देखिए, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखें तो मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका बनता है फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए, थोड़ा ये समझने की चीज़ें हैं। ई क्या हो जाएगी आपकी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम यहाँ लिखते हैं वेयर ई आपकी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगी। और आपका ds जो है, इसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, ये केवल एरिया नहीं है, ये है एरिया वेक्टर। दोनों में डिफरेंस होता है, इसको मैं बता रहा हूं। एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर क्या हो गया? जैसे हमने कह दिया कि हमारे पास कोई एक सरफेस है। ये जो मान लीजिए हमारे पास एक बोर्ड है, इस बोर्ड का एरिया वेक्टर अगर हम ध्यान से देखें तो अगर जो ये सरफेस है, सरफेस जिस तरफ परपेंडिकुलरली फेस कर रहा होगा, वही आपका क्या कहलाएगा? एरिया वेक्टर। ध्यान से देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये सरफेस हो गया आपका, ठीक है? तो ये जैसे इसको आप सरफेस कंसीडर करेंगे, तो अभी देखिए, ये इसका फेस है, इसके फेस से परपेंडिकुलर कैसे जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। तो ये इसका क्या होगा? एरिया वेक्टर। मतलब एरिया जिस तरफ फेस किया हो, या एरिया की फेस करने की डायरेक्शन जिस तरफ हो, वो उसका क्या कहलाएगा? एरिया वेक्टर। अगर मैंने इसको ऐसा सीधा कर दिया तो अब देखिए एरिया वेक्टर कैसे हो गया? सीधा हो गया। ऐसे थोड़ा सा टिल्ट कर दिया तो एरिया वेक्टर किस तरफ हो गया? ऊपर की तरफ हो गया। मतलब एरिया के फेस करने की डायरेक्शन ही क्या है? एरिया वेक्टर। और यहाँ जो ये थीटा है, तो थीटा को हम लिखते हैं थीटा, दिस इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच के एंगल को हम क्या बोलेंगे? यहाँ थीटा बोलेंगे। अच्छा, इसको ध्यान से देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी दो वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? ए बी कॉस थीटा। तो एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर का क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ही होता है। और फ्लक्स आपकी कैसी क्वांटिटी है? ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो फाई ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई डी एस कॉस थीटा, या इसको वेक्टर के टर्म में लिखना चाहें तो फाई ई इज इक्वल टू आपको मिलता है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। डी एस क्या हो जाएगा आपका? एरिया वेक्टर। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे आप लोग, आपको दो फॉर्मूले मिलेंगे, एक वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा फॉर्मूला, दूसरा आपका नॉर्मल फॉर्म में मिल जाएगा।
मैग्नीट्यूड के फॉर्म में फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी भी सरफेस से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होते हैं उनको हम काउंट करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेसिकली ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट। दो फॉर्मूले आपको यहाँ से मिलेंगे, एक फाई E इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, या दूसरे को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, गिवन अ यूनिफॉर्म। अगर हम यहाँ गिवन लिखने की कोशिश करते हैं तो आप देखिए गिवन में हमें क्या मिलता है, गिवन में दिया गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ई की वैल्यू जो दी गई है ई इज इक्वल टू है 4 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। फिर कहा गया फाइंड द फ्लक्स ऑन द फील्ड थ्रो अ स्क्वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर। फ्लक्स फाइंड करने की बात कही गई है, मतलब आपको कैलकुलेट क्या करना है, फाई कैलकुलेट करना है। और जो ये फाई करना है कैलकुलेट, वो कितने एरिया से निकलने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है। एक ऐसा स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है, साइड की वैल्यू दी गई है 5 × 10⁻² मीटर। वैल्यू सेंटीमीटर में दी गई है, मैं किस में ले रहा हूँ, मीटर में ले रहा हूँ। अब कह रहा है प्लेन इज पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। आप थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको एक्स वाई जेड में डिवाइड करूँ तो ये आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए यहाँ ध्यान से क्या कहा गया है, आई कैप की तरफ बताया जा रहा है। आई कैप कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपकी किस तरफ हैं, एक्स एक्सिस की तरफ जा रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की जो डायरेक्शन है आपकी कुछ इस प्रकार मिलेगी। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन है। और कह रहा है ये जो आपका स्क्वायर शेप है ये किस तरफ फेस कर रहा है, स्क्वायर शेप आपका फेस कर रहा है एक्स एक्सिस की तरफ ही, जो कि प्लेस्ड किस में है, वाई जेड प्लेन में। ये वाई जेड प्लेन हो गया, यहाँ आपका क्या है, आपका स्क्वायर शेप रखा हुआ है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किस तरफ जा रहा होगा, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं उसी तरफ क्या जा रहा होगा, एरिया वेक्टर। इसका जो फेस होगा वो फेस भी किस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ जा रही हैं, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या है, सेम ही है। यहाँ से देखने से हमें ये मिल जाएगा कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उसी तरफ अभी क्या है, एरिया वेक्टर है। व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि अभी क्या है, अभी फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है जब इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब यहाँ देखिएगा, अगर मैं थीटा की वैल्यू रखूँ तो थीटा की वैल्यू पहले क्या है, 0 डिग्री। अब यहाँ आप ds की वैल्यू निकालना चाहें जो कि क्या है, एरिया है, तो एरिया की वैल्यू निकल आएगी 5 × 10⁻² × 5 × 10⁻², और वैल्यू क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। यहाँ आप फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो फाई ई की वैल्यू आ जाएगी E × ds × cos थीटा। वैल्यू रखेंगे तो पहले फ्लक्स की जो वैल्यू आपको निकल के आएगी वो मिलेगी 4 × 10⁻³ इंटू, आप आगे रखेंगे ds की वैल्यू हो जाएगी 25 × 10⁻⁻4 इंटू cos 0। कैलकुलेट करेंगे, cos 0 की वैल्यू जो होगी आपकी क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। और फाई ई फ्लक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज 100 × 10⁻⁻1, और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ही रहेगी। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 10 वेबर। आपके फ्लक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 10 वेबर। आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, इसने आगे कह रखा है कि व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। कह रहा है कि अगर पोजीशन, थोड़ा यहाँ ध्यान से देखना है आपको, कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मान लीजिए इस तरफ क्या जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैं किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहा हूँ। तो पहले जो ये स्क्वायर था ये ऐसे रखा हुआ था, तो एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन क्या थी, सेम ही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन थी वो क्या थी, सेम थी। इसका मतलब यहाँ थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ रही थी, 0। अब क्या कह रहा है, इसने कहा अगर ये स्क्वायर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना ले, 30 डिग्री बना ले। ये जो आपका स्क्वायर था ये आपकी एक्स एक्सिस थी जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी, अब ये उससे कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ऐसा मतलब पहले आपका ये शेप कुछ ऐसे रखा हुआ था, अब इसको थोड़ा सा झुका दिया गया, अब ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अब क्या होगा, अब बस आपको ध्यान देना है, यहाँ से स्क्वायर से आपको देखना एकदम ये फेस किस तरफ कर रहा है, आगे की तरफ, एकदम परपेंडिकुलरली सीधा क्या करेगा, फेस करेगा। और इसका अब एक्स एक्सिस से देखना
या इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ जा रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। इन दोनों के बीच का एंगल आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री। कहने का मतलब जैसे ही ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बनाएगा उस समय इससे जो एंगल बनेगा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना निकल के आएगा, 60 डिग्री। बस आपको थीटा की वैल्यू क्या चेंज करना है, 60 डिग्री, बाकी चीज़ें क्या रहेंगी, एज इट इज़ रहेंगी। तो आपको फाई ई, दूसरी सिचुएशन के लिए अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो ई इंटू डी एस इंटू क्या हो जाएगा, कॉस 60। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड की देखिए वैल्यू क्या थी, न्यूमेरिकल्स पे जाते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी 4 इंटू 10 टू पावर 3, 4 इंटू 10 टू पावर 3, और एरिया वेक्टर जो निकल के आया था 25 इंटू 10 टू पावर -4, और cos 60 की वैल्यू आप लिखना चाहोगे तो cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। कैलकुलेट करोगे 2 2 सा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 25 दुनाई ये हो जाएगा 50 इंटू 10 टू पावर -1, या फिर ये आपकी जो फाई ई की वैल्यू निकल के आएगी दैट इज 5 वेबर, 5 वेबर। अब आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया, इसने कहा आपको थीटा की वैल्यू 30 डिग्री नहीं लेनी। गलती हमसे क्या होती है, हम लोग सीधे थीटा की वैल्यू क्या लेते हैं, 30 डिग्री, जो कि क्या कर देगा, गलत कर देगा। तो यहां क्या होगा, इसने 30 डिग्री एक्स एक्सिस से बनाया है, तो जरा ध्यान से देखो, अगर ये 30 डिग्री बना रखा है तो इसका जो फेस किस तरफ है, ये किस तरफ फेस कर रहा है, परपेंडिकुलरली आप जैसे ड्रा करेंगे तो आपको इसको फेस ऐसे मिलेगा, और ये जो एंगल बनाएगा दैट इज 60 डिग्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इसका एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये आपका न्यूमेरिकल था। देखिए आगे इससे बढ़ते हैं, आपको आगे पढ़नी है चार्ज डेंसिटी। देखिए हम क्लास 11th में मास डेंसिटी पढ़ते हैं। बेसिकली अगर हम डेंसिटी की बात करें तो मैथमेटिक्स में जो डेंसिटी पढ़ते हैं वो केवल वॉल्यूम मास डेंसिटी होती है, ठीक है। तो हमने 11th में मास डेंसिटी 3 प्रकार की पढ़ी थी। सेम वैसे ही चार्ज डेंसिटी भी हम 12th में पढ़ेंगे, जो कितने टाइप की होंगी, 3 टाइप की होंगी। देखिए तो पहली आपको नोट कर लेना है। एक होती है आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। बेसिकली हम कह लें तो ये किस चीज़ के लिए होगी, ये 1D ऑब्जेक्ट के लिए होगी, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास केवल क्या है, एक डायमेंशन है। और दूसरी आपकी है एरियल, या इसी को हम बोलते हैं सरफेस। क्या बोलते हैं, सरफेस, या इसी को कह लेते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। ये किसके लिए हो जाएगी, ये 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए होगी, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास दो डायमेंशन है। एक डायमेंशन कहने का मतलब इनके पास केवल क्या होगी, लेंथ होगी, और इनके पास क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ कहने का मतलब इनके पास क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। और तीसरी होती है आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देखिएगा, ये 3D चीज़ों के लिए हो जाएगी। 3D कहने का मतलब इनके पास क्या होगा, लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा, और हाइट भी होगी। इन तीनों को मिलाओगे तो आप देखोगे तो इन चीज़ों के पास क्या मिलेगा, आपको वॉल्यूम मिलेगा। मतलब ऐसी चीज़ें जिनके पास केवल लेंथ है। जैसे मैंने कह दिया कि मेरे पास एक ये वायर है, एक ये वायर है ऑफ निग्लिजिबल थिकनेस। इसकी थिकनेस कैसी है, निग्लिजिबल है। अच्छा, इसमें जो चार्ज है, मैंने इसको एक चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज वायर कह दिया। ये वायर कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज वायर है। अभी इस वायर की लेंथ कितनी है, L है, और इस पे जो चार्ज हैं वो चार्ज कितने हैं, Q हैं। मैंने कहा L लेंथ की वायर पे चार्ज अभी कितने हैं, Q। लेकिन मुझे मान लो कहना है कि 1 मीटर वायर, मुझे केवल चार्ज बताना है 1 मीटर वायर में। L मीटर की वायर है, चार्ज इसमें Q कूलम है। 1 मीटर की अगर ये वायर होगी तो इसमें कितने चार्ज होंगे। यहाँ ध्यान से देखना है, ये जो चार्जेस हैं इन सब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्मली है। मतलब चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्मली है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर L लेंथ की वायर में चार्ज आपके कितने हैं, Q है, तो 1 मीटर की वायर में चार्ज कितने हो जाएंगे, Q/L।
ठीक है, तो हम इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या कहलाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम डिनोट किससे करेंगे, डिनोट करते हैं हम इसको लैम्डा से। लैम्डा इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, क्यू बाई एल। लैम्डा इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, क्यू बाई एल। इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको नोट करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, क्यू बाई एल। यूनिट देख लोगे तो इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट कूलम पर मीटर, यूनिट हो जाएगी इसकी कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। वैसे ही अगर एल लेंथ की वायर ना हुई, अगर मैंने कह दिया यहाँ कोई एक शेप हो गया आपका, इसका एरिया कितना है, ए है, इसका एरिया कितना है, ए है, और इस पे चार्ज कैसे हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज इस पे भी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो यहाँ हम कहते हैं अगर ए एरिया में क्यू चार्जेस हैं, ए एरिया में चार्ज कितने हैं आपके, क्यू चार्जेस हैं, तो एक यूनिट एरिया में चार्जेस कितने हो जाएंगे, क्यू बाई ए। मतलब हर एक चीज़ या एक यूनिट लेंथ में, यहाँ एक यूनिट एरिया में चार्जेस जो होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम दिखाते हैं सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई एरिया, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई एरिया। और ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, और इसकी जो यूनिट होगी वो हो जाएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगर कोई वॉल्यूम वाली चीज़ हो जाएगी तो उसके लिए हम ठीक ऐसे ही कह लेते हैं कि भैया इसको हम किससे दिखाएंगे, रो से दिखाएंगे। रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई वी। रो इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा आपका, क्यू बाई वी। यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट इसकी हो जाएगी कूलम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम की क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब। मतलब अगर v वॉल्यूम में चार्ज q है तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, q बाई वी। तो टोटल चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम आपका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी आपको तीन टाइप की पढ़नी थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस या इसी को हम बोलते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी, या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इन तीनों की वैल्यूज़ आपको क्या करनी है, याद रखनी है। एक को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, दूसरे को सिग्मा से, और तीसरे को रो से डिनोट करते हैं।